आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आज की इस वीडियो में सुन पाएंगे इंग्लिश टीचर शमशाद से वसीम नदवी और मुकर्रमा फाकी की खास बातचीत। उनका कहना है कि एबीएम हटाओ और बैलेट लाओ और तालिबे इल्मों की कामयाबी और नाकामी के राज, समाजी व मुल्की उर्दू जवाल और बिहार सरकार की नाकामी की वजहकार और जैसे ढेर सारे मुद्दों पर इल्मी जानकारी और देश विदेश की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहे नेशनल उर्दू टीवी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहे नेशनल उर्दू टीवी से। हमारे पास में मौजूद है शमशाद साहब, जो कि लखनऊ के अंदर जो है काफ़ी टीचिंग कराते हैं, इंग्लिश के टीचर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनके पास मौजूद है और हमारे साथ जो है नेशनल उर्दू टीवी के डायरेक्टर वसीम नदवी साहब भी हैं। नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं कि हमारे रूबरू बैठे हुए हैं शमशाद साहब, जो काफ़ी फाल हैं और बहुत मुतहर्रिक आदमी हैं और काफ़ी काबिलियत रखते हैं अपने अंदर में। और जैसा कि मैं आपसे भी डायरेक्ट उनसे बात करूंगा, आप जान पाएंगे कि मुल्क के अंदर में जो हालात हैं उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे और उनके ज़ाती ख़यालात को भी हम जानेंगे और इसी किस्म के ढेर सारे मुद्दों पर हम इससे बात करेंगे और उनके ख़यालात को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसके लिए आपसे डायरेक्ट उनसे बात कराता हूँ। तो सर, बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका स्वागत है और खुशामदीद है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ आप लोग हम तक पहुँचे हैं, हम अपने रिहाइशगाह पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आप अपनी सरगर्मियों को लेकर जिस तरह से काम कर रहे हैं इसके लिए आपका मुबारकबाद है। मैं तो से पूछा, लखनऊ से मेरा ये घर है, मेरा ये वतन है। लखनऊ में मतलब आप कितने साल लखनऊ में चूँकि तालीम मेरी वहीं से है, तालीम के बाद बाहर भी मेरा रहना हुआ और भी बाहर तालीम हुई, मतलब वापसी के बाद फिर कारोबार और जो भी हमारी सरगर्मियाँ हैं तालीम मेरा। बड़ी खुशी की बात है सर कि आप बिहार के, वो भी अररिया जिले, ऐसे जिले से हैं आप जहाँ पे तालीम के मामले में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आगे हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आप वहाँ जाकर, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में जाके, वहाँ की राजधानी में जाके आप इंग्लिश टीचिंग कराते हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको अभी बिहार में आने के बाद? टीचिंग तो मेरा इब्तदाई प्रोफेशन था और है, मगर टीचिंग ही एक प्रोफेशन ऐसा नहीं जिससे हम सब कुछ समाज को दे सकें। टीचिंग के अलावा हमें समाज के लिए बहुत कुछ करना होता है, करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी के तहत हम बहुत कुछ प्लान और सरगर्मियों के तहत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हम आपको जैसा भी होगा इसके फर्दर जी ठीक है। अभी हमने बताया आपको कि हमारे पास नेशनल उर्दू टीवी के डायरेक्टर वसीम नदवी साहब भी हैं, जो कि इस चैनल के डायरेक्टर हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है यहाँ के हालात पर और हमारे इस अभी आज के जब दौर में मतलब युवा का क्या रुझान है उस पर कुछ चर्चा कीजिए। सर, जैसा कि मैं आपसे कुछ सवालात का आपके सामने रखने की कुछ मैं वादा कर चुका हूँ और इस किस्म से जैसा कि अभी आपके हुकार चैनल के डायरेक्टर मुकर्रमा फाकी साहब आपसे मुखातब थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अभी मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आप कोरोना वायरस को ले लीजिए और जो है लॉकडाउन पीरियड गुजरा, जिससे सारा ही मुल्क, अभी पूरी दुनिया इसके सिलसिले में जूझ रही है और बिलखुसूस हमारे देश के अंदर में जो हालात आए हैं और जिस किस्म की परेशानियां लायक हुई हैं, जिससे कि जनता के अंदर में, पब्लिक के अंदर में, अवामुन नास में काफ़ी ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप सर इसके बारे में कुछ इशारे करें। आपने एक बार में कई सवाल पूछ लिए हैं, उसके बारे में मैं एक एक करके जवाब दूँगा। सबसे पहले जो है आपने पूछा कि कोरोना के सेशन, कोरोना एक वबा ज़रूर है, मगर उससे बड़ी वबा हमारे पास इस कोरोना के नाम पर बेरोजगारी को लेकर के फैल चुकी है, जिसके कोरोना के इलाज के बारे में वैक्सीन की बात तो की जा रही है, मगर बेरोजगारी के इलाज के बारे में कोई जिक्र कहीं पर कुछ भी नहीं है। यानी कि आप कोरोना से ज़्यादातर जो है बेरोजगारी को ज़्यादा मौलिक समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि बीमारी अपनी जगह है, मगर बीमारी के नाम पर अगर दूसरी बीमारी दे दी जाए जिसका कोई इलाज ना हो तो ये समाज के लिए ज़्यादा मौलिक है। अच्छा। चलिए ठीक है, आपका ये कहना भी सच है कि कोरोना को लेकर जो है मतलब जो भी अभी गुजर रहा है, मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बीमारी है, ये तो कुदरती बला है, तो इस पर आपका क्या मतलब खास राय है? ये बीमारी कम है
बीमारी है, हर ज़माने में कुदरती बीमारी आती रही है और सब जो आपदाएं हैं वो आती रहती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए भुखमरी है और चीज़ें इनके कारण, तो इसके लिए क्या हुकूमत क्या जिम्मेदारी है, मतलब क्या जिम्मेदार है हुकूमत? हुकूमत तो पूरी तरह जिम्मेदार इसलिए है कि इनके पास ना कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ना ही किसी तरह का पब्लिक को किसी किस्म का इत्मीनान बख्श जवाब दिया जा रहा है। अनिश्चितता यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल में पूरा समाज गुजर रहा है। युवाओं में इंतहाई नाउमीदी है, वो इस इंतहाई नाउमीदी के शिकार में वो तरह तरह के गलत कामों में मुलविस हो रहे हैं जो हमारे और मुआशरे के लिए इंतहाई मुहलिक है। चलिए ठीक है, अब हम जानना चाहेंगे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं। सर ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हुकूमत इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही है? इसलिए कि कुछ करने पर कुछ नज़र आता है, मगर अगर आप ही से मैं ये सवाल कर लूँ, कुछ अगर नज़र आ रहा हो जो हुकूमत कर रही हो तो हमें आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप आप सुने होंगे, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में, कोरोना के बारे में और बहुत सारे गाइडलाइंस उन्होंने किया, दवाई वैक्सीन के भी उन्होंने वादे किए हैं और बहुत सारे मामलात उन्होंने मुल्क वासियों को दिया है जिससे उसको सहूलतें फराहम हो, और आप कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगर मोदी जी ने वादों के अलावा और बातों के अलावा कुछ दिया हो तो उसका कुछ प्रमाण दिखाएं। तो सिर्फ बात ही और वादे ही हो रहे हैं, बस बात और वादों के अलावा हमारे सामने कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। तो सर अगर हम बात करते हैं अगर केंद्र सरकार की, तो मुल्क के अंदर में जो हालात आए हैं और जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, जिस दिन से मोदी जी इस पद पर, प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए हैं, उस दिन से हमारा देश पूरी तरह परेशानियों में घिर चुका है। तो क्या आपको लगता है कि आइंदा हमारे मुल्क की तरक्की का कोई रास्ता या कोई सबील बन सकता है? अभी आप ये देखें, सबील के बारे में बाद में बात करें, जो अभी जूझ रहे हैं इस सर्दी के मौसम में, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो इस सर्दी के मौसम में दिल्ली के अंदर हर तरह की परेशानियों से दो चार हैं, मगर हुकूमत पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत संवेदनशील है या संवेदनहीन है। अच्छा। तो इसमें कहने से ज़्यादा अगर कोई नज़रें उठाकर देखे और हालात का जायज़ा लगाए, उनको बखूबी इस बात का जवाब मिल जाएगा। उसको किसी तरह से कोई परेशानी समझने में नहीं होगी कि हमारा देश किस सिमत में किस जानिब जा रहा है और हुकूमत दरअसल क्या कर रही है। कोरोना के नाम पर जिन परेशानियों से आवाम को दो चार करके उनकी माशी कमज़ोरी का जिम्मेदार अगर कोई बन रहा है तो वो सरकार बन रही है। तो हुकूमत को, आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? हुकूमत के पास असल में ठोस स्ट्रेटजी ही नहीं है। अच्छा। वो किसी ठोस स्ट्रेटजी के साथ पब्लिक के लिए आई नहीं है। तो हम ठोस स्ट्रेटजी जब नहीं होगी तो ठोस इक़दामात नहीं होंगे। जब ठोस इक़दामात नहीं होंगे तो ठोस नताइज नहीं होंगे। जब ठोस नताइज नहीं होंगे तो उसका ठोस फ़ायदा आवाम को नहीं मिलेगा। तो सर आप लखनऊ के अंदर रहते हैं और माशाअल्लाह आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराते हैं और अच्छी महारत रखते हैं। अभी आप बिहार के अंदर आए हुए हैं, तो आपको बिहार आने के बाद आपको क्या क्या मुद्दे नज़र आए यहाँ पर? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बेरोज़गारी जो हम सुना करते थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, चूँकि यहाँ से जो लॉकडाउन के दरमियान दिल्ली से या कहीं और से जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान पैदल चल के आए अगर किसी स्टेट में, तो वो बिहार था। वो सुनने में आया, देखने में आया टेलीविज़नों के ज़रिए, आप जैसे चैनलों के माध्यम से। मगर यहाँ आने के बाद वो चीज़ नज़री तौर पर मुशाहिदे में है कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, उस बेरोज़गारी से किस तरह की दूसरी परेशानियों में दो चार हो रहे हैं। बच्चों की तालीम का मामला, उनके माशी हालात, उनके घर के हालात, यहाँ के किसानों को उनकी जो सहूलतें, उनको बुनियादी जो हक़ है सहूलतों का, वो चीज़ मैसर ना होना, ये ऐसी परेशानी है जिसको हम अल्फाज में बयान तो कर सकते हैं, मगर उनको हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार कर रही है, उनको क्या फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। हर तरफ सियासत है वोट की, हर तरफ सियासत है अपनी सत्ता बचाने की, किसी तरफ इस बात की सियासत नहीं है कि आवाम को फ़ायदा कैसे पहुँचे। सर वोट को लेकर के और सियासत को लेकर हमें एक बात याद आ रही है। अभी चंद दिनों पहले हमारे राज्य के अंदर में इलेक्शन हुआ और बीजेपी सरकार फिर दोबारा बनती है और नीतीश की सरकार बनती है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो आवाम ने एक बात कही थी
ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। तो जब ईवीएम का मामला होगा, जब पब्लिक से चुन करके सरकार नहीं आएगी, किसी मशीन द्वारा आएगी, तो मशीन द्वारा किए गए कामों का फ़ायदा आवाम को कैसे पहुंचेगा, ये तो आपको पता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम द्वारा अगर इलेक्शन होता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ईवीएम मशीन अगर हटा दी जाए तो मोदी की सल्तनत नहीं बन सकती, ये सरकार नहीं बन सकती है? देखिए, ऐसा है कि आप बुनियादी चीज़ समझें। ईवीएम का जहाँ पर प्रोडक्शन होता है या हुआ है, वहाँ पर फिर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते? आपके पंचायत इलेक्शन तो होने जा रहा है ईवीएम से। अब ईवीएम जहाँ पर भी ईवीएम का मामला होगा, आप अभी जम्मू कश्मीर की मिसाल ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखें कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है, जिन जिन जगहों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ वहाँ पर नताइज कुछ और हैं। जहाँ पर बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए, वहाँ के नताइज। अच्छा, आप क्या अनुसार लगाते हैं, क्या रिजल्ट देंगे अगर आप ईवीएम मशीन को हम हटा देते हैं और सरकार अगर उसको हटा देती है, तो क्या आप कैसा लगता है कि बीजेपी कितनी वोट ला सकती है? ऐसा है कि मैं इस सिलसिले में एक बात बताना चाहूँगा। जी, बोलिए। इससे पहले हमारा संगठन ने एक कोशिश की थी लखनऊ में ईवीएम मशीन को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के इसके बारे में कुछ पब्लिक रिव्यू देने के लिए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जो हम कम खर्च पर बेहतर इलेक्शन करा सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि हमारे शमशाद साहब अपने में काफ़ी टैलेंट रखते हैं, तो मैं आपसे आपके एजुकेशन के बारे में सर सुनना चाहता हूँ। आप बताएं हमारे दर्शकों को आपका एजुकेशन कहाँ से है और कहाँ से आपने शुरू किया और इतनी अच्छी इंग्लिश आप बोलते हैं। उसके लिए बुनियादी करके बैलेट पेपर चुनाव कराने में आपको आवाम से यहाँ से। सर, अभी आप बात कर रहे थे एजुकेशन लाइन, अभी लॉकडाउन पीरियड में तमाम तालीमी इदारे संस्थाएं बंद हो गई। उसके बाद हम तो आपको क्या लगता है कि इस लॉकडाउन से किन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ? वैसे तो कोई भी शोबे जहाँ जिंदगी का उनमें भी सबसे ज़्यादा अगर तरीके से मेरी तालीम रही है, इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया का और उसके बाद जर्नलिज्म की जामिया में और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। आज किया है मैंने, ये नहीं फैसला कर पा रहे हैं कि हमारा मगर चूँकि इधर जाएंगे तालीम की अहमियत और तालीम देते रहेंगे या हमें अपने आप होना है कि हम एक तरफ से हुकूमत को तो सर सारी बातें मालूम है कि ये एक ऐसा विभाग है जिसको बहुत बड़ा कि आपने इस पर काफ़ी मेहनत किया और तालीम कैसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसानियत क्रूज में आती है। तो आपको क्या उनको ये चीज़ उनकी निगाह में नहीं? तालीम के बगैर दरअसल सरकार ने आपकी ज़िंदगी की किस उम्र से आपको ये बात समझ में आएगी नहीं हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो बचपन में अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की सुधार कहाँ से बताएं? हमें इस बारे में पूरी तरह ये तालीमी सिलसिला जो भी बंद है, इनके बारे में आप क्या कहें? बड़े भाई साहब सिलसिला बंद है, जो कि तालीम को ही मुतासिर किया। वालिद साहब ने इंटेंशन है, इरादा है, तो आप उसको रहनुमाई फरमाई कि तालीम किया जाए, करना है जो अहमियत की चीज़ है उसको हासिल की जाए और हासिल कराने के लिए हम कुर्बानियाँ दी। तो उनकी कुर्बानी को महसूस करके और तालीम की अहमियत को जानने का अगर हमको मौका मिला, ये हमारे बड़े भाई साहब की कुर्बानी और वालिद साहब की रहनुमाई की बुनियाद पर जब इनकी अहमियत समझ में आ गई, फिर हमने इस मैदान को छोड़ा नहीं, वो आज का कोई सिलसिला जारी है। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नहीं तो लोग तो ऐसे हमारे सामाजिक पहलू को अगर आप निगाह डालेंगे तो सर आदमी जब बड़ा बन जाता है, पढ़ लिख लेते हैं, तो अपने बड़ों को वो कम ही करते हैं, लेकिन आपने सारा सहरा अपने बड़े भाई के सर पर रखा, अपने बाप के सर पर रखा। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी अताअत और फर्माबरदारी की बात है। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि एक मदरसे के तालिब इल्म हैं और इन्होंने नदवे से तालीम हासिल की। और देखिए आप कितनी फराटे से अंग्रेज़ी बोलते हैं और तालीमी मैदान में कितना ऊंचा प्रवास इन्होंने किया। हमें तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम विद्यार्थियों को, तमाम तालिब इल्म को इनसे सबक लेना चाहिए। सर, मैं आपको अपने चैनल पर बुलाकर बहुत खुशी का इजहार कर रहा हूँ। सर, आप आखिरी मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या देंगे? मैं तो सबसे पहले चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि चैनल ने ऐसे मुद्दों पर हमसे सवाल किया और ऐसे मुद्दे पर ये चैनल काम कर रहा है। तो जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। जहाँ तक दर्शकों का सवाल है तो मैं दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए तालीम को कभी भी अपने हाथ से छूटने न दें। और हमारे मज़हब के अंदर सबसे जो अहम हदीस है कि हुजूर ने फरमाया
कि अगर कोई वालिदैन अपनी औलाद को कोई सबसे कीमती चीज़ देना चाहता है तो वो तालीम है। तालीम से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं है। तो लिहाजा हम जो वालिदैन हैं दर्शक, वो अपने और बच्चों को ये कीमती चीज़ तालीम के तौर पर दें, और जो वालिदैन नहीं है, जब भी वालिदैन बनेंगे वो अपने बच्चों को इसी गिफ्ट का और इसी तोहफे का जो है तैयारी करें। शुक्रिया आपका। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया। वसीम नदवी, अस्सलाम वालेकुम।